देखिए अब बात करते हैं आगे मूल कॉन्सेप्ट में फॉर गैसेस ओनली। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ये डिटेल में आप चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, मूल कॉन्सेप्ट में आप नहीं पढ़ते। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट में आपको किताबों में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं जिससे कि इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको क्या है कि इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े और आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी के लिए पहले आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि हम इसको इसके अंदर बताते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाता है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, PV = nRT। अब मेरे ख्याल से 9th या 10th में आप लोगों ने सुना भी होगा, PV = nRT। अब यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट बहुत ढेर सारी यूनिट होती है। ATM एटमॉस्फेयर होता है, बार होता है, पास्कल होता है, मिलीमीटर SG, टोर सेंटीमीटर SG। तो मैंने क्या है कि एक पर्टिकुलर ATM ले लिया है और ATM को ही बाकी सब में चेंज करके बता दिया है। जैसे 1 ATM = 1.013 बार, 1.013 × 10⁵ पास्कल, या इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। 760 मिलीमीटर SG जब आप बैरोमीटर लेते हैं प्रेशर नापने के लिए, तो उसमें जो मरकरी है वो 1 ATM प्रेशर जिस जगह पे होगा सी लेवल पे, वहाँ पर वो मरकरी का जो लेवल होता है वो 76 सेंटीमीटर पे जाकर रुक जाता है। जैसे ऊपर चढ़ता है 76 सेंटीमीटर पे जाके रुक जाता है। तो 76 सेंटीमीटर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसी को टोर भी बोलते हैं। वॉल्यूम की यूनिट लीटर में हम लेते हैं, गैस के लिए लीटर में लिया जाता है, लेकिन 1 लीटर को आप जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर होता है। तो हम 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। अच्छा, 1 मिलीलीटर = 1 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम यही मिलीलीटर की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 लीटर बोलिए चाहे 1 डेसीमीटर क्यूब बोलिए, बात एक ही है, इसलिए हमने डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। अच्छा, 1 लीटर 1 लीटर = 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये सारी यूनिट आपको याद करनी होगी क्योंकि इनमें से कोई यूनिट देगा और आपको लीटर में चेंज करना होगा, इनमें से कोई यूनिट देगा और आपको ATM में चेंज करना होगा। N नंबर ऑफ मोल्स है, जिसको आपके जानते हैं कि 3 फॉर्मूला है आपके पास, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP और NTP अपॉन 22.4। और हम बात गैस की कर रहे हैं तो ये तीनों फॉर्मूले वैलिड है। अगर सॉलिड या लिक्विड की करते तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, तब तो हम ये सब लिखते ही नहीं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी कई वैल्यू होती है अलग अलग यूनिट पे। मैंने आपको एक ही वैल्यू बताई है यहाँ पर, ताकि आप एक ही वैल्यू याद करके क्वेश्चन को कर सके। सारी वैल्यू मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। तो 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। अब यूनिट को ध्यान दें अगर आप, कि देखिए R R अगर यहाँ रख दे तो N और T नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है, ATM, ये लीटर, ये पर मोल, ये पर केल्विन। तो अगर हम प्रेशर को ATM में लेना होगा, वॉल्यूम को हमको लीटर में लेना होगा, अगर ये R की वैल्यू रखनी है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले का जब भी आप यूज करें मोल कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अभी आप आगे का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो आप हमेशा ही वॉल्यूम को लीटर में और प्रेशर को ATM में लें। चाहे प्रेशर किसी भी यूनिट में दिया हो ATM में चेंज करें, वॉल्यूम किसी भी यूनिट में दिया हो लीटर में चेंज करिए। टेम्परेचर T टेम्परेचर है, और ये जो टेम्परेचर होता है ये केल्विन में होता है। मतलब इस फॉर्मूले में जो आपको टेम्परेचर रखना है वो केल्विन में रखना है। कैपिटल T केल्विन के लिए बोला ही जाता है। अच्छा, यूनिट इसकी सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट तीनों होती है,
लेकिन फ़ारेनहाइट हमें बुखार नापने के काम में आता है, यहाँ बाकी और चीज़ों के काम में हमें नहीं आता। हमारा जो मेन टेम्परेचर होगा वो केल्विन होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में हमेशा सेल्सियस में देगा, सेल्सियस में देगा, केल्विन में चेंज करेंगे। कैसे? टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हो तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। जैसे 27 सेल्सियस आपको दिया है तो 27 में 273 जोड़ के 300 आ गया। तो 300 आप 27 का यूज यहाँ नहीं कर सकते, आपको 300 का यूज यहाँ पे करना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए नंबर, अब हम आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n है, ठीक है। और n मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिकुलर मास है। अब हम किसी चीज से डिवाइड जो कर रहे हैं, मास में, मॉलिकुलर मास में, नंबर में, एवोगैड्रो नंबर से या वॉल्यूम में 22.4 से, इसका क्या कारण है कि सर इसी चीज से क्यों डिवाइड करते हैं? तो देखिए पहली बात तो मास में मास से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर में नंबर से डिवाइड कर रहे हो और वॉल्यूम में वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यूनिट सेम है। अब मास, गिवन मास में मॉलिकुलर मास से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मॉलिकुलर मास एक मोल का मास है। जैसे अगर एक बिस्किट के पैकेट का वजन 100 ग्राम है, वेट 100 ग्राम है, और आपको बोला जाए कि 1 किलोग्राम बिस्किट में कितने पैकेट होंगे, तो आप क्या करेंगे? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में आप 100 से डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे 10 पैकेट आएगा सर। अब मैं बोलूँगा आप 10 पैकेट कैसे निकालें, तो आप ये बोलेंगे कि सर हमने एक पैकेट के वेट से डिवाइड किया है। मैं बोलूँगा आप एक पैकेट के वेट से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्यों? तो आप बोलेंगे कि क्योंकि सर हमको नंबर ऑफ पैकेट निकालने हैं। एग्जैक्टली, आपको नंबर ऑफ पैकेट निकालना है तो आप एक पैकेट के वेट से डिवाइड कर रहे हैं। वैसे ही हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम एक मोल के वेट से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मोलर मास है, मास ऑफ 1 मोल है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन, अब मैंने अगर बोला कि मान लीजिए कि एक बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट है और आपको 150 बिस्किट आपके पास है, तो बताओ कितने पैकेट है? तो आप बोलोगे सर 150 में हम 10 से डिवाइड करेंगे, 15 पैकेट बिस्किट आएगा। तो मैं बोलूँगा 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 10 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक पैकेट में बिस्किट के नंबर 10 हैं। तो आपको नंबर ऑफ पैकेट निकालना है तो आप एक पैकेट में पाए जाने वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम एक मोल में पाए जाने वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो मोलर नंबर है ये नंबर इन 1 मोल है और ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो जब आपको मास की ज़रूरत पड़ती है तो एक मोल के मास से डिवाइड करते हैं क्योंकि आपको मोल निकालना है। आपको मोल निकालना है और आपको नंबर दिया गया है तो एक मोल के नंबर से डिवाइड करते हैं, एक मोल का नंबर, क्योंकि आपको मोल निकालना है। वैसे ही जब आपको वॉल्यूम दिया गया रहता है तो आप एक मोल के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं क्योंकि आपको मोल निकालना है। मेरी बात समझे? तो आप ये कहेंगे कि सर ठीक है, ये एवोगैड्रो ने दे दिया था, हमने दिल पे पत्थर रख के इसको ये मान दिया कि 6.022 × 10⁻23 है, वरना मन तो नहीं करता है इसको मानने का। अच्छा, मोलर मास तो चलिए आपने निकालना बता दिया कि भाई सबको जोड़ कर निकालते हैं, तो ये काफ़ी हद तक ये लगता है कि समझ में आया है। ये तो पल्ले आज तक नहीं पड़ा और शायद नहीं ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता? या ये भी नहीं बताएंगे कि 22.4 कहाँ से आया? क्या ये भी हम रट्टा मार लें? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि ये 22.4 कहाँ से आया, मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इन लीटर एट STP NTP। तो हमने वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP NTP निकालने की सोची, और NTP क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। प्रेशर कितना? 1 atm है। टेम्परेचर कितना? 273 है। तो हम आ गए अपने फॉर्मूले पे, PV = nRT, और n कितना है? 1 है, क्योंकि आपको 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है। आपने V ले लिया, आपने ले लिया 1 × R × T/P, ऐसे कर लिया। और NTP पर प्रेशर कितना? 1 atm है।
आर की 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन प्रेशर कितना 1। अब आपको बोला गया कि इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 22.4 V आ जाएगा। तो अब ये V क्या है, ये है वॉल्यूम, ये 1 मोल का, भाई ये 1 मोल था तो ये 1 मोल का वॉल्यूम आ गया। तो यहां से हमने 1 मोल का वॉल्यूम आपको निकाल के बता दिया, इसलिए आपको ये अब याद तो करना है, लेकिन कम से कम इसके जैसा नहीं है कि सर, इसके जैसा नहीं है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि कितनी लाइफ लगेगी, याद है आपको? आप लोगों ने आंसर नहीं बताया मुझे। ये कम से कम अब हमको ये तो नहीं होगा कि हम जानते नहीं है, आप जानते हैं, याद तो आपको करना पड़ेगा, याद तो फिर भी करना पड़ेगा, पर कैसे आया ये आप जान गए, समझ गए। तो अब आपको क्वेश्चन दें, तो अब देखिए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन 2 लीटर क्लोज कंटेनर एट 2 atm प्रेशर एंड 0 सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन लिखने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि मुझको क्या क्या दिया है। प्रेशर दिया है आपको 2 atm, वॉल्यूम दिया है आपको 2 लीटर, टेम्परेचर दिया है 0 सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे 273 जोड़ के, तो वो हो जाएगा 273। आर की वैल्यू आपको पता ही है कि 0.0821 होता है और मोल आपको निकालना है। अब आपके पास फॉर्मूला है PV = nRT। ठीक है, n क्या है, PV भाई n इधर लेकर PV/RT। देखो P और V की वैल्यू ये रख दी, R और T की वैल्यू ये रख दी। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 4 अच्छा एक बात जानते रहिए कि 0.0821 इंटू 273 का मल्टीपल 22.4 आता है। मतलब इतने बड़े वैल्यू कभी भी आपके सामने 273 इंटू ये आ जाए तो कभी भी आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई सीधे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 22.4। लाइट चली गई ना, हाँ तो लेकिन ये लाइट से नहीं है, ये इन्वर्टर से, तो आ गया आपका 22.4। तो 4 में आप 22.4 से डिवाइड करेंगे और आपका आ जाएगा आंसर, जितना आएगा वो उतना क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अब फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोल, अब देखो वॉल्यूम बताना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोल गैस एट 2 atm प्रेशर एंड 127 सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब क्या करना है आपको, गिवन क्या है ये देखना है। P 2 atm है, N 2 मोल है, T 127 प्लस 273 400 केल्विन। मैंने आपको बोला कि आपको केल्विन में चेंज करना है। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है, तो PV = nRT। अब आपको क्या करना है कि PV = nRT में V = nRT/P कर देना है। V = nRT/P कर देना है क्योंकि V आपको निकालना है। N की वैल्यू आपने रख दी, R की वैल्यू तो ये तो फिक्स है, T की वैल्यू आपने 400 रख दी और P की वैल्यू आपको 2 दी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा आसान एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कि इसको आप 1/12 लिख सकते हैं इंटू 400। देखो एकदम परफेक्ट आंसर नहीं आता क्योंकि एकदम परफेक्ट ये 1/12 नहीं है, लेकिन आपको मेडिकल में आंसर खोजने में बड़ा आसान रहता है कि फटाक से आप खोज लेते हैं। और वैसे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने में आपकी हालत खराब हो सकती है, गलत भी हो सकता है आपका, है ना। तो अगर आप इससे करते हैं तो ये आ जाएगा 100/3 और ये आ जाएगा 33.33 लीटर। क्यों, देखिए आसान है, मेरी बात समझे आप। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये आंसर, आप जैसे यहीं आप 1/12 कर देते तो भी आपका, लेकिन ये तो हमारे लिए खुद ही एक वैल्यू है कि आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हुआ। देखिए अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए? स्पेशली फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप आप जानते हैं, जो जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, एटॉमिक मास अलग रहते हैं, उनको आइसोटोप बोलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को शॉर्ट में हम बोल देते हैं AAM। कौन बार बार लिखेगा एवरेज एटॉमिक मास? AAM क्या है? M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा, अपॉन 100। M1 M2 M3 क्या है? डिफरेंट एटॉमिक मास है डिफरेंट आइसोटोप्स के, और X1 X2 X3 सबके परसेंटेज है। अब आप जानते हैं कि सबके परसेंटेज जोड़ दिए जाए तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस ऐसे करके लिखा हुआ है, और सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अ सैंपल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स 75% Cl 35 इसका मास है, एंड 25% Cl 37 ये इसका एटॉमिक मास है। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो अब हमको यही फॉर्मूला लगाना है, M1 X1 प्लस M2 X2। इसमें 2 ही दिया है, तीसरा नहीं दिया है। तो हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl है वो क्या है कि पहले Cl का 35 का कितना है परसेंटेज? 75। तो ये हो गया 35 इंटू 75। दूसरे Cl का है 37 एटॉमिक मास और परसेंटेज 25। 37 इंटू 25। अब आप देखिए दोनों के परसेंट को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? 100। तो इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे और इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 35.5। तो आपको याद होगा कि आप लोगों ने क्लोरीन का एटॉमिक मास याद किया है कितना? 35.5। क्यों मास याद किया है 35.5? ये आज हमने बताया, क्योंकि क्लोरीन के किसी भी सैंपल में क्लोरीन 35 केवल 75% रहता है, बाकी सब 37 रहता है, मतलब 25% 37 रहता है। मास की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत थी हमें आइसोटोप में, लेकिन एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास तो आइसोटोप के लिए होगा नहीं, मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंट कंपाउंड के लिए होगा। तो अब ये क्या होता है? फॉर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स लिखने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग केस। पहला है इफ परसेंटेज बाय मास आर गिवन। आपको क्वेश्चन में देगा बाय मास, ऐसे करके परसेंटेज बाय मास अगर दिया हो तो आपको AMM एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन सबका परसेंटेज कितना? 100। और M1 M2 M3 क्या है? मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, और X1 X2 X3 क्या है? परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, ठीक है, अपॉन 100। अच्छा, केस 2 इफ मोल्स आर गिवन, अगर मोल दिया हो और बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम लिखना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए परसेंट बाय वॉल्यूम, मोल्स या परसेंट बाय वॉल्यूम गिवन हो। तो अभी मैंने बाय वॉल्यूम पे ना क्वेश्चन दिया है ना समझाया है, अभी मैं केवल मोल की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है? M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 अपॉन V1 N1 प्लस N2 प्लस N3, ये कर देना है। अब यहाँ पर N1 N2 N3 ये क्या है? मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इन गैसियस मिक्सचर, क्वेश्चन है एक हमारा, इन गैसियस मिक्सचर अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स, ऐसे लिखा है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 10% O2, 30% H2 एंड 60% हीलियम बाय मास, फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबसे पहले एक एक गैस को चुनेंगे। जैसे सबसे पहले आपने लिया O2, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 32 और परसेंटेज 10। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 2, परसेंटेज 30। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना?
परसेंटेज 60 और टोटल अपॉन कितना हमको कर देना है 100। ठीक है, अब आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो गया 320 प्लस ये कितना हो गया 60 प्लस ये कितना हो गया 240 अपॉन कितना 100। अब आप इसको निकाल लेंगे भाई, ये जोड़ने घटाने का तो काम आपका हो ही जाएगा, तो आप इसको निकालेंगे जो आएगा, या मैं कर दूँ इसको। तो ये कितना हो गया हमारा 32 प्लस 24 हो गया, ये 56 प्लस 6 हो गया 62 अपॉन 100, ये आ गया 6.2। ठीक है, अच्छा, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 5 मोल O2 10 मोल हीलियम, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपका रहेगा 5 मोल O2 में क्या करेंगे हम 32 इंटू 5 क्यों, क्योंकि हमने मोल इसका 5 है, प्लस 4 इंटू कितना 10 अपॉन N1 प्लस N2, N1 कितना है 5 है, N2 कितना है 10, 5 प्लस 10, तो हमारा ये आंसर आएगा 160 प्लस 40 अपॉन कितना 15, तो ये हमारा हो गया 200 अपॉन 15 या 40 अपॉन 3 या 3 1 जा 3 3 3 3 ऐसे आ जाएगा 13.3। देखिए बात करते हैं परसेंट ऑफ एलिमेंट की इन कंपाउंड। परसेंट ऑफ एलिमेंट का एक फॉर्मूला होता है, परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो आपको परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बताना है। यूरिया में कितने नाइट्रोजन है 2, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन का मास होता है 28, तो वेट ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 28। आपको नाइट्रोजन के बारे में पता करना है तो नाइट्रोजन एलिमेंट हो गया आपका। वेट ऑफ कंपाउंड यूरिया का मास निकालिए, यूरिया का मास आएगा 60 इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, और जब आप इसको निकालेंगे तो 46.6% आएगा। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि यूरिया के बोरी पे 46.6% लिखा होता है। फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, अगर मान लीजिए कि यही वेट ऑफ कंपाउंड ना लिखकर आपको लिख दे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। क्यों मिनिमम बोला जा रहा है? जैसे किसी कंपाउंड का वेट तो फिक्स होता है, फिर मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मतलब है? देखिए मिनिमम और मैक्सिमम उनके लिए लिखा जाता है जिनके वेरिएबल मॉलिक्यूलर मास होते हैं। जैसे प्रोटीन, भाई प्रोटीन में अमीनो एसिड की चेन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जैसे इंसुलिन, तो जितने भी बायोपॉलीमर हैं उनके मॉलिक्यूलर मास मिनिमम बोले जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, वो कितना बड़ा हो सकता है। तो वैसे केस में आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है। जब आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाएगा, वेट ऑफ कंपाउंड की जगह पे आप मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, तब वेट ऑफ एलिमेंट की जगह पर आप एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, एटम का एटॉमिक वेट लिख देंगे। जैसे नाइट्रोजन था तो सीधे आप 2 नाइट्रोजन नहीं, सीधे यहाँ पे 14 लिखते एटॉमिक वेट, समझ रहे हैं? परसेंट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, जब आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाली बात करेगा तब इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। तो अब देखिए सल्फर कौन है? जैसे देखिए यहाँ ये क्या लिखा एलिमेंट, ये क्या लिखा एलिमेंट, मतलब जो चीज़ यहाँ रहेगी वही चीज़ यहाँ रहेगी। यहाँ सल्फर रहेगा तो यहाँ सल्फर रहेगा,
देखो यहाँ नाइट्रोजन था तो यहाँ नाइट्रोजन था, समझ में आया। तो यहाँ सल्फर तो यहाँ सल्फर, तो यहाँ परसेंट किसका दिया है, सल्फर का, तो यहाँ एटॉमिक वेट किसका लेंगे, सल्फर का। तो हमने ले लिया 3.4 इज इक्वल टू 32/x × 100 ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब x क्या है हमारा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन हो गया, और ये कितना आ गया 3200/3.4, 3.4 3200। अब इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 941.17 आता है। 941.17 कैसा रहा, आपको कैसे पता चल गया, आप मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये आपके होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है, तो मैं तो अक्सर लगाता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे याद हो गया ये। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट 194, सबसे पहले हमने 194 लिख दिया, कंटेन 28.9% नाइट्रोजन, परसेंट भी लिख दिया बाय मास। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100 कर दिया, ठीक है भाई। अब हमारा वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आया, 194 × 28.9/100, ये कितना आ गया, अब ये कितना आ गया आपको कैसे पता, ये आएगा 56, ठीक है। वेट ऑफ नाइट्रोजन 56 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे, फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो देखो वेट कितना है 56, और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 56/14, कितना आ जाएगा 4। ये भी आपके होम असाइनमेंट का क्वेश्चन ही है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन था, होम असाइनमेंट का ही क्वेश्चन था, मैंने आपको होम असाइनमेंट का ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाया है, ठीक है। रुको बेटा।